नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं पीएससी क्लासेस। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन से सवाल? इंजीनियरिंग सर्विस मेंस के सवाल। तो अगला सवाल जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका है आज का पहला सवाल। ये फ्लोटिंग कॉलम ए बी ऑफ लेंथ एल इज मॉडल विथ टॉप इन ए फिक्स्ड and bottom end yielding under a column load. The yielding support can be visualized as an axial spring of stiffness K. If an axial column force P is applied at a distance A from the top, determine the reaction at the ends A and B and displacement at the end B. ठीक है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपको दिमाग में रखते हुए। इसका फिगर नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसके फिगर को अपने आप से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग कॉलम है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले फिगर ही बनाएंगे। अगर आपका फिगर बन जाता है तो आपके 60% सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, एक फ्लोटिंग कॉलम है जो मॉडल है यानी कि फिक्स्ड है एट ए पॉइंट पे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं आपका कॉलम। कैसा कॉलम है? ए और बी कॉलम। इसमें किसी पॉइंट जिसको हम सी कह सकते हैं, सी कह दें तो ये पॉइंट सी होगा। यहीं पे लोड लगा हुआ है। कैसा लोड लगा है? पी अमाउंट का लोड लगा हुआ। ठीक, यहां से ए और सी की जो दूरी दी है वो कह रहा है कि ए है। कितना है? ए है। अगर हम मान लें कि जो टोटल लेंथ है, टोटल यहां से और यहां तक जो टोटल लेंथ है इस कॉलम की वो कितनी है? एल है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो उसका लेंथ आपका हो जाएगा एल माइनस ए। कितना हो जाएगा? एल माइनस ए। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक, और ये कैसा है? एक स्प्रिंग पे रखा हुआ है, तभी तो हम इसको फ्लोटिंग बता पाएंगे। ठीक, इसकी स्टिफनेस क्या है? इसकी स्टिफनेस है के। ठीक, ऐसा कुछ फिगर बनेगा जो डेटा दिया हुआ है सवाल में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बताना क्या है? हमें बताना है डिटरमाइन द रिएक्शन एट द एंड ए एंड बी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एंड बी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ आओ, ए और सी सेक्शन। तो ए और सी को अगर हम ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाएंगे। हम यहाँ ले रहे हैं जस्ट अबव। क्या? इस पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स पी काम कर रहा है उसके जस्ट अबव लेंगे। कहाँ? जहाँ पे फोर्स पी काम कर रहा है उसके जस्ट अबव तक हमने सेक्शन ले लिया। ठीक, ये इस तरफ लटका हुआ लगेगा आपको, हैंग है, तो क्या इधर टेंसाइल फोर्स लगेगा और कितना लगेगा? आर ए। मान लेते हैं कि आर ए रिएक्शन यहाँ डेवलप हो रहा होगा। ठीक, अगर इस एलिमेंट की बात करें तो अगर आर ए यहाँ है तो इधर भी आपका आर ए ही होगा। कैसा रिएक्शन होगा? आर ए ही होगा। ये कौन सा पार्ट है? ये आपका ए और सी पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अब इस वाले एलिमेंट यानी इस वाले सेगमेंट की बात करेंगे, सी और बी की। ठीक है, ये कौन सा सेगमेंट है? सी और बी। अगर इसकी बात करें तो इसको भी ऐसे एक साथ अभी ही ले लेते हैं। ये स्प्रिंग है। ठीक, ये टोटल किधर डिस्प्लेस होने की बात हो रही है? इधर। ठीक है, इसका वेट होगा, यहाँ फोर्स लगा है तो कहीं ना कहीं इस तरफ डिस्प्लेस यानी इस तरफ क्या करेगा? इसमें क्या होगा? कंप्रेशन डेवलप होगा। अगर इस स्प्रिंग में कंप्रेशन डेवलप होगा यानी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इधर क्या होगा? कंप्रेशन। यानी इस तरफ कैसा रिएक्शन डेवलप होगा? कंप्रेशन। और कितना रिएक्शन डेवलप होगा? तो आपका आर बी डेवलप होगा। क्यों होगा? यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट वाला सारा फॉर्मेट यहाँ लगा देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आर बी काम कर रहा है। अगर ये ऐसा कर रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ भी आर बी ही काम कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा? ठीक, जस्ट अबव द सी तक यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम यहाँ बात करेंगे तो आप देखिए एक फोर्स जो काम करेगा वो पी काम करेगा। ठीक है, अगर ये आर ए अमाउंट का फोर्स इधर लग रहा है तो ये आर ए अमाउंट का इधर इस डायरेक्शन में फोर्स रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आगे चलें। अब फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास हो गया तो सबसे पहले क्या किया है? हमने अरेंजमेंट बनाया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाया है? इसी अरेंजमेंट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन भी निकाल पाएंगे
हमें निकालना है आरबी, आरए निकालना है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इसमें हमें क्या निकालना है, आरए कितना होगा, आरबी कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसमें, स्प्रिंग में। स्प्रिंग को एस बोल दें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, यानी इन्हीं तीन चीज़ों को यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करेंगे किससे, आर ए और आर बी से। देखिए अब हमें ये पहला पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक, हम कंपेटिबिलिटी कंडीशन लगाएं उससे पहले हमें आर ए और आर बी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करें, टू फाइंड आउट आर ए एंड आर बी कंसीडर सेकेंड फिगर एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, क्या करें, यहां आप देखिए तो इस तरफ जैसा जिस अमाउंट का फोर्स लगेगा इस तरफ भी उसी अमाउंट का फोर्स हो रहा होगा, क्योंकि आप यहां देखिए अगर आर ए इधर लग रहा है तो आर ए इधर लग रहा है। हमने ऐसे को क्या माना है, टेंसाइल फोर्स। अगर टुवर्ड्स द सेक्शन होता है तो हम क्या मानते हैं, कंप्रेसिव फोर्स मानते हैं। अवे फ्रॉम द सेक्शन अगर रिएक्शन या फोर्स काम करता है तो उसको टेंसाइल मानते हैं। ठीक है, यहां देखिए यहां भी टुवर्ड्स द सेक्शन है तो हम ये क्या मानेंगे, आरबी को कंप्रेशन। यहां भी ऐसा हो रहा है तो इसको भी क्या मानेंगे, कंप्रेशन मानेंगे। तो देखो इस वाले के लिए देखो ये आर ए है तो ये किसके बराबर है, आर ए के। तो यहां अगर आर बी काम कर रहा है किस डायरेक्शन में कर रहा है, टुवर्ड्स द सेक्शन, और इधर टुवर्ड्स द सेक्शन कौन है, पी, तो ये दोनों बराबर होगा। अवे फ्रॉम बराबर, टुवर्ड्स द सेक्शन, टुवर्ड्स द सेक्शन बराबर। यहां के लिए ये क्या है, इसके अपोजिट है, तो जो इसके अपोजिट है उसको हमने क्या मान लिया, नेगेटिव साइन के साथ ले लिया है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक, यहां से आरबी की वैल्यू क्या निकल के आई है, पी माइनस आर ए। ठीक है, इस सेक्शन में तो आरबी काम ही कर रहा है। अब हम यूज करेंगे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, उसके बिहाफ पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे आर बी आर ए। ठीक है, अब यूजिंग कंपेटिबिलिटी कंडीशन, क्या है कंपेटिबिलिटी कंडीशन, एक्सपेंशन इन बार ए बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन इन स्प्रिंग। ठीक, एक्सपेंशन यानी कि डेल्टा किसकी बात हो रही है, डेल्टा ए टू बी, यानी डेल्टा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्प्रिंग के। इतनी बात समझ में आई। डेल्टा ए बी के लिए हमारे पास दो सेगमेंट है, देखो जिसमें एक आर ए काम कर रहा है, दूसरे में आर बी काम कर रहा है, और आर बी के लिए हमने ये निकाल रखा है कि आर बी बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस आर ए हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले पार्ट के लिए यानी कि डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा ए सी होगा प्लस डेल्टा आपका सी और बी होगा। ये किसके बराबर होगा, डेल्टा स्प्रिंग के। ठीक, डेल्टा ए सी के लिए निकालें तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एल, या डेल्टा एल क्या होता है, पी एल अपान ए ई होता है। ये बेसिक और जनरल फार्मूला है जो हमेशा हमें याद होना चाहिए। ठीक, एसी पार्ट के लिए हमारे पास रिएक्शन कितना है या फोर्स कितना है, तो आर ए है, तो ये आपका हो जाएगा आर ए। इसका एलिमेंटल लेंथ कितना है, तो ए है, तो इसके लिए हम ए बोल देंगे। नीचे ए और ई होता है तो ए ई होता है। डेल्टा सी बी के लिए बात करें तो डेल्टा सी के लिए हमने निकाला है ये आर बी कितना है, तो आर बी आपका पी माइनस आर ए है। यहाँ देखिए कंप्रेशन हो रहा है ना, यहाँ टेंशन हो रहा था, टेंशन के लिए हमने पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ कंप्रेशन होगा तो ये माइनस, ये प्लस हटा करके लगा देंगे क्या, माइनस। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा माइनस पी माइनस आर ए इंटू कितना लेंथ है इसका, एल माइनस ए, लेंथ कितना है, एल माइनस ए, डिवाइड बाई कितना, ए ई। ये किसके बराबर होगा, तो स्प्रिंग में क्या होता है, एलोंगेशन इज स्प्रिंग या डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई स्टिफनेस। ठीक है, तो यहाँ फोर्स की जगह क्या है, रिएक्शन है, और कितना है, आरबी रिएक्शन है, तो आरबी के लिए आरबी लिख देता हूँ, और ये डिवाइड बाई आपका हो जाएगा के। आरबी कितना है, तो आरबी यहाँ देखिए आप कितना है, आरबी की वैल्यू कितनी है, पी माइनस आर ए डिवाइड बाई के। ठीक,
अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम आर ए वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे और पी वाले टर्म एक साथ लेंगे, ठीक। इसका काम खत्म है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है तो इसको गायब कर देते हैं। यानी सिंपल सी बात करें तो ये इसके बराबर है पी माइनस आर ए के, ठीक है। अब देखो आर ए लिखा रहने दो, तो आर ए इंटू ए डिवाइड बाई ए ई, ये आपका माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। एक बार इस वाले टोटल टर्म्स इसको इसको इसके साथ ले लेंगे और इसको इसके साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ गया तो माइनस पी, अब क्या होगा माइनस पी एल माइनस ए, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। इसको एक साथ इसको एक बार इसके साथ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एल माइनस ए, ठीक है। डिवाइड बाई ए है तो इसके लिए भी ए, इसके लिए भी ए, ठीक है। ये आपका P माइनस आर ए के बराबर है, P माइनस आर ए बाई के बराबर, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हमें करना क्या है, यहां से आर ए वाले टर्म एक साथ ले लो और P वाले टर्म एक साथ ले लो, तो क्या करेंगे, अब इसको हम गायब कर दें क्या, इसको हमें गायब ही करना पड़ेगा, तभी आपके सवाल का जवाब निकल पाएगा। अभी एक लाइन लिख सकते हैं क्योंकि आपको नीचे लिख देंगे तो दिखेगा नहीं, तो आर ए माइनस आर ए, ये माइनस है तो इसको हम लेके जाते हैं उधर, तो अभी के लिए जब इसको उधर लेके जाएंगे तो बचेगा कितना, इतना पार्ट बचेगा, तो प्लस आर ए इंटू एल माइनस ए डिवाइड बाई ए ई। इसको अगर हम क्या करें अलग लिखना चाहते हैं तो पी बाई के लिखेंगे, लिख दे रहा हूँ इधर, पी बाई के लिखेंगे माइनस आर ए डिवाइड बाई के लिख रहे हैं, ठीक। अब ये क्या करें, आर ए वाले टर्म इधर लेके आना है, आर ए को इधर ले आओ तो प्लस में आर ए हो जाएगा डिवाइड बाई के हो जाएगा। ये माइनस का है तो उधर लेके जाएंगे और यहाँ बचा हुआ कितना है, पी बाई के बचा हुआ है। ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या पी होगा, एल माइनस ए होगा डिवाइड बाई आपका ए ही हो रहा होगा, ठीक है। इतना तो आपको दिख रहा है ना। अब क्या करें, हमें आर ए निकालना है तो इसको गायब करना पड़ेगा तभी आ पाएगा, तो पहले हम इसको बिगाड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप आर ए कैसे निकालें, आर ए इंटू ए डिवाइड बाई ए ई, प्लस में पूरा लिखे ले रहा हूँ एक बार, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ए एल माइनस ए अपान ए ई, और ये आपके प्लस आर ए डिवाइड बाई के किसके बराबर है, ये पी बाई के प्लस में पी एल माइनस ए डिवाइड बाई आपके ए ई के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है उसी को उठा करके यहाँ लिख दिए। अब यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो आ रहे हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब बचेगा आपका ए अपान ए ई प्लस एक बार इसको अलग अलग लिख रहे हैं तो एल डिवाइड बाई ए माइनस में ए अपान ए ई प्लस 1 बाई के, ये किसके बराबर है, यहाँ से पी कॉमन ले लो, तो पी आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कॉमन ले लिया है तो आपका 1 बाई के बचेगा, और ये प्लस एल माइनस ए डिवाइड बाई ए बच रहा होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इधर उधर डेटा को कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, इसका काम खत्म। यहाँ से आर ए, ये वाला के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, के एल हो जाएगा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ई बनाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ई इंटू के बनाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये ए ई, यहाँ तो पी होगा, ए ई प्लस के इंटू एल माइनस ए डिवाइड बाई ए ई और के, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में ए ई के यहाँ है, डिनोमिनेटर में ए ई के यहाँ है, तो इसका काम खत्म। अब आर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो पी ए ई प्लस के एल माइनस ए डिवाइड बाई, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होके आएगा तो के एल प्लस ए, के एल अपान ए। ये किसकी वैल्यू है, आर ए की, लेकिन हमें तो चाहिए आर बी और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग। तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन चाहिए, तो किसकी वैल्यू चाहिए, आर बी की वैल्यू चाहिए। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग दैट विल बी आर बी डिवाइड बाई स्टिफनेस, ठीक है। इतनी बात आपको मालूम होगी। आर ए हमारे पास है,
तो आर बी कैसे निकालेंगे? आर बी के लिए हमने ये रखा, तो पी माइनस आर ए, तो आर ए को लिख दो बस ए ई प्लस में के एल माइनस ए डिवाइड बाई आपका के एल प्लस ए ई, ठीक है, इतना होगा। अब इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 1 होगा और आपका आंसर आर बी भी आ जाएगा। तो आर बी के लिए क्या करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उधर हमें बिगाड़ना पड़ेगा नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं आर बी के लिए क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ, तो आपका आर बी कितना होगा, आर बी आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा के एल और ए ही होगा अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो के एल अपन ए नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये के एल तो ये आपका पी के एल होगा, पी के एल प्लस में पी ए ई होगा, पी ए ई होगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के कितना बनाएगा, ये माइनस में पी ए ई बनाएगा, ठीक है। ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये पी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या बना लेगा, माइनस में पी और फिर के और ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा तो पी के एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये पी ये के और ये एल और ये माइनस, तो माइनस पी के एल और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस पी फिर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस पी के ए, तो ये माइनस माइनस कितना प्लस पी के ए, ठीक है। अब यहाँ कुछ कटने वाली बात है तो ये देखो प्लस में ये माइनस में, इसका काम खत्म, ये प्लस में ये माइनस में, इसका काम खत्म। तो बचा हुआ कितना है, तो बचा आपके पास है पी के ए डिवाइड बाई के एल और ए ई बचा हुआ। ये आर बी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आर बी की वैल्यू। तो हमारे पास आर ए ये है, रिएक्शन पूछा था आर ए तो ये निकला, आर बी पूछा था तो ये निकला। अब हमें डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग इक्वल टू आर बी डिवाइड बाई स्टिफनेस। तो आर बी डिवाइड बाई स्टिफनेस के लिए क्या करें, आर बी की वैल्यू हमारे पास है तो पी है फिर के है और ए है डिवाइड बाई के एल प्लस ए ई है, ये आर बी की वैल्यू है। और इसके नीचे अगर हम किसको डिवाइड करें, के से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो के आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस के से इस के का काम खत्म, यानी पी इंटू ए के एल प्लस ए ई, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग। तीन चीजें पूछी गई थी और तीनों के तीनों चीजें हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट ए, सारी की सारी चीजें हमने निकाल दी, ठीक है। ये आपका रहा पूरा का पूरा जवाब, आपके 10 नंबर तैयार। अब हम लोग देखेंगे आज का दूसरा सवाल। आज का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, आपका आज का दूसरा सवाल। आज का दूसरा सवाल है आपका, इन ए टेंसाइल टेस्ट, ये टेस्ट पीस ऑफ 25 mm डायमीटर इज टेस्टेड ओवर ए गेज लेंथ ऑफ 125 mm. द elongation over this length is 0.0875 under a pull of 68725 Newton. In a torsion test, a test piece was made of of the same material and the same diameter and is twisted 0.025 radian over a length of 250 mm at a torque of 0.3068 kilonewton meter and Poisson ratio and the 3 elastic moduli of the test piece material. सबसे पहले जो हमें करना होता है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए, उसके बाद वट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन एंड राइट डाउन एज ए गिवन डेटा, ठीक है। अब जो हमारा काम है वो क्या है, गिवन डेटा लिखने का, ठीक। अब पढ़ लिया सवाल, टेंसाइल टेस्ट दो सवाल को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं, तो दोनों तरीके के टेस्ट को हम लिखे ले रहे हैं। इधर लिखेंगे टेंसाइल टेस्ट का डाटा, टेंसाइल टेस्ट, और इधर लिखेंगे दो टेस्ट किए जा रहे हैं तो दोनों का दोनों लिख दे रहे हैं, तो इधर लिखेंगे टॉर्जन टेस्ट, ठीक है। दो टेस्ट हैं, दोनों टेस्ट का डाटा हम हमारे पास है। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर 25 mm, जो गेज लेंथ है वो कितना है 125, गेज लेंथ है आपका 125 mm, ठीक।
द एलोंगेशन ओवर दिस लेंथ इज, जो इलोंगेशन है यानी चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू आपकी है 0.0875, 0.0875 mm, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, पुल एंड दैट इज इक्वल टू 68725, 68725 न्यूटन, ठीक है। टॉर्जन टेस्ट, आप टॉर्जन टेस्ट की बात करें तो टॉर्जन टेस्ट के लिए क्या बोला गया है, सेम मटेरियल एंड द सेम डायमीटर, यानी डायमीटर क्या है, सेम है, सेम का मतलब 25 mm, ठीक है। एंड इज इट ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब थीटा कितनी वैल्यू दी है 0.025, ठीक है, रेडियन, ठीक है। शुक्र मनाओ कि रेडियन में दिया गया है, अगर डिग्री में दिया होता तो हमें चेंज करना पड़ता उसको रेडियन में, ठीक। लेंथ जो दिया गया है, लेंथ की वैल्यू है आपकी 250 mm और इसमें टार्क दिया है, टार्क जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं 0.3068, इतना ही है, किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हमें देखो, यहाँ भी mm है, यहाँ भी mm है, यहाँ भी सारा mm है, यहाँ न्यूटन है, तो इसको क्यों ना हम mm में ही चेंज कर लें, तो 0.3068 इंटू 10⁶ न्यूटन mm हो जाएगा, ठीक है। सवाल में कहा गया है टू फाइंड क्या, पॉइजन रेशियो E, J नहीं G और K, ये 3 और ये, यानी 4 चीज़ें हमें निकालनी है, कितनी, 4 चीज़ें निकालनी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए तो, कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन लेंथ किसके केस में, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक बार के केस में चेंज इन लेंथ होता है PL/AE, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें E के फॉर्मेट में, और ये आपका हो जाएगा PL/del इंटू A, E को यहाँ ले आए, यहाँ से E का काम हो जाएगा, तो E को निकाल लेते हैं यहीं से। P कितना है, P आपका है 68725, L कितना है, L आपका है 125 mm, 125 डिवाइड बाई डेल्टा L कितना, डेल्टा L की वैल्यू है 0.0875, A की वैल्यू कितनी होगी, A के लिए आप क्या करेंगे, A के लिए बताइए क्या करेंगे, π/4, एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 25, एरिया 25 का स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिए और वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, बताइए, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद कितनी, करीब करीब आएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 2 के करीब करीब आ रही होगी, अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 2 इंटू 10⁵, वैसे स्टील में 2 इंटू 10⁵ ही होता है, ठीक। एक काम हो गया, अब यहाँ से इस वाले डेटा से हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो G की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं ना, थीटा बराबर क्या होता है, TL/G/J, ठीक है। तो G को यहाँ ले आओ, तो G को जैसे ही यहाँ लेके आएंगे तो ये आपका TL इंटू थीटा इंटू J हो जाएगा। J क्या होता है, J आपका होता है पाई डिवाइड बाई 32 इंटू D की पावर 4, ठीक है, ये होता है J। तो रख देंगे सारी वैल्यू, T की वैल्यू हमने कितनी मानी है 0.3068 इंटू 10⁶, L की वैल्यू कितनी है 250 है, 250 है, डिवाइड बाई कितना, थीटा की वैल्यू आपकी देखिए रेडियन में दिया है तो ठीक है, अगर यही डिग्री में होता है तो हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते, ठीक है। 025 इंटू J की वैल्यू π/32, π/32 इंटू D कितना है 25 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे रखिए और बताइए कितना आंसर इसका आ रहा है। G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G की वैल्यू आपकी आएगी 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितने काम हो गए, E निकल के आ गया, G निकल के आ गया, अब हमें K और म्यू निकालना है। एक चीज़ आप बखूबी जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू होता है कि नहीं। तो E की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2 इंटू 10⁵, यहाँ से G लेकर के आएंगे तो ये इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आएंगे तो 2 इंटू G की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁵ है, और यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस म्यू, ये देखो 2 2 ये खत्म, ये 1/0.8 बचेगा
और ये 1 प्लस म्यू बचेगा। इसकी वैल्यू 1.25 होगी और ये 1 प्लस म्यू, यहाँ से घटाएंगे तो म्यू की वैल्यू आपकी 0.25 आएगी। देखो क्या क्या हमारे पास आ गया अभी तक हमारे पास क्या गया, म्यू की वैल्यू आ गई है, ये रही, जी की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू ये रही। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो के है, और के के लिए हम जानते हैं फिर से कि ई बराबर क्या होता है, 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू ई डिवाइड बाई 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? और यहाँ 3 भी तो होगा, यहाँ भी 3 भी तो होगा, 3। ई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 5, 3 1 माइनस 2 इंटू 0.25, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके बताइए, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू रख देनी है कैलकुलेटर पे। तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए, इतने पार्ट को आप देखिए ध्यान से, है ना। के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1.33 इंटू 10 टू पावर 5। सारी वैल्यू जो यहाँ पूछा गया है, म्यू भी हमने निकाल लिया, ई भी निकाल लिया, जी भी निकाल लिया, के भी निकाल लिया, सारी की सारी वैल्यू निकाल ली, और आपके कितने नंबर, 15 नंबर पक्के, ठीक है। बहुत इजी सवाल। देखेंगे आज का तीसरा सवाल, और आज का तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है, देखिए। एक कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर रॉड ऑफ स्टील ऑफ डायमीटर 25 mm rigidly fitted into a copper tube of internal diameter 25 mm and thickness 2.5 mm. If the bar subjected to an axial load of 100 kN, find the stress developed in the two material. Given elasticity मॉडल्स दिया हुआ है स्टील के लिए भी और कॉपर के लिए भी, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, सवाल के इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन पे जाइए, ठीक है। इत्मीनान से सवाल पढ़िए, उसके बाद जवाब देंगे तो आपने सवाल पढ़ लिया है। अब जो हमारा सबसे पहले काम है वो क्या है, गिवन डेटा को लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ स्टील बार, डायमीटर ऑफ स्टील बार की बात करें तो कितना है, डायमीटर स्टील के 25 mm। अब फिर है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कॉपर ट्यूब। तो दो चीजें हैं, यहां हम लिख लेते हैं स्टील और यहां लिख लेते हैं कॉपर ट्यूब, ठीक है। दो चीजें दी गई हैं तो दोनों चीजों के बारे में अलग अलग लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डायमीटर ऑफ स्टील और जो डायमीटर है इंटरनल डायमीटर ऑफ कॉपर, तो डाया इंटरनल एंड दैट इज इक्वल टू 25 mm। इसमें एक्सटर्नल डायमीटर, ये ट्यूब है तो ट्यूब में क्या होता है, एक इंटरनल डायमीटर होगा और एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा, डी आउटर और डी इंटरनल, ठीक है। तो डी इंटरनल के लिए 25 mm ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, डी एक्सटर्नल के लिए डी ओ लिख लो या डी ई लिख लो, बात एक ही है। कैसे निकालें, तो डी इंटरनल ये इतना तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी थिकनेस दी है और थिकनेस क्या डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी एक्सटर्नल। तो 25 प्लस 2 इंटू थिकनेस क्या है 25 mm है, तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 5 30 mm, ठीक है। डी आउटर या डी एक्सटर्नल कितना निकल के आ गया 35 mm। किसकी बात हो रही है, कॉपर ट्यूब की, ठीक। अब तो लोड आपका पी वो कितना है 100 किलो न्यूटन है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, फाइंड द स्ट्रेस डेवलप इन टू मटेरियल। इसका स्ट्रेस यानी सिग्मा स्टील, इसका स्ट्रेस यानी कि सिग्मा कॉपर, ये निकालना है हमें, ये निकाल के बताना है। इसके लिए भैया हमें निकालना पड़ेगा कि स्टील में फोर्स कितना है, यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को पूछ करके वो ये कह रहा है कि पहले आप लोड कैलकुलेट करो। स्ट्रेस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड डिवाइड बाय एरिया होता है, ये बात आपको मालूम है ना। तो पहले हमें लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल लोड दे दिया है, टोटल लोड दे दिया है। अब क्या करें, पहले हम इसके फिगर को बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी होगी। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा। फिगर को बनाने के लिए देखिए, ठीक है। इसमें ये एक तो कॉपर ट्यूब है और दूसरा आपका इसके बीच में जो लगा हुआ है, जो बीच में इसमें पार्ट लगा हुआ है, जो बीच में पार्ट लगा हुआ है वो क्या है, वो आपका है स्टील। ये पार्ट स्टील है और ये आपका कॉपर सी यू। इसका डायमीटर आपके पास है कितना है 25 mm। ये टोटल कितना हमने निकाला है, ये हमने निकाला है 30 mm। अब ठीक है,
इसमें हमें क्या लगाना है, लोड लगाना है। तो आप लोग जानते हैं ना, लोड ऐसे तो लगा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, यानी इसके ऊपर हम लोग पी अमाउंट का फोर्स लगाएंगे। तो ये जा करके टेंसाइल है कि कंप्रेसिव बताया नहीं गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें फोर्स लगेगा तो इधर से ये फोर्स लगेगा, अगर इधर से पी फोर्स लगेगा तो इधर से भी पी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? अब हमें करना क्या है, जो ये पी इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा है, पी अमाउंट का फोर्स लग रहा है, वो हमें कॉपर में कितना है, यानी पी कॉपर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, और हमें पी स्टील निकालना पड़ेगा, यानी फोर्स इन स्टील और फोर्स इन कॉपर इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ही हम बता पाएंगे स्ट्रेस इन कॉपर और स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि जो पी फोर्स है वो दो फोर्स यानी दो फोर्सों से मिलकर बना है, एक फोर्स इन स्टील और दूसरा फोर्स इन कॉपर। इसी को हम क्या कहते हैं, कह देते हैं कि इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर ये कंप्रेस होगा तो दोनों ही बराबर में कंप्रेस होगा। अगर यही फोर्स क्या हो जाए, टेंसाइल लग जाए, यानी इधर, और ये इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन होगा। तो बराबर ही अमाउंट का एक्सटेंशन यानी कि कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन जो भी इसमें हो रहा होगा वो सेम अमाउंट का होगा, दोनों ही मटेरियल में, कॉपर में भी, कॉपर एज वेल एज स्टील को। दिस सिस्टम इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और expand depend upon this intensity or amount of force P. It is subjected to compression, then it will contract. If it is subject to tensile force, then it will expand. ठीक है, तो वही हम यहां कर रहे हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट इन एस स्टील इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन कॉपर, ठीक। क्या होता है, ये बहुत बार हमने पढ़ रखा है, तो पी एल अपान ई होता है, कब, इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार। तो ये प्रिज्मेटिक ही तो है, ठीक। स्टील के लिए फोर्स इन स्टील, फिर लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू होगा, इट इज इक्वल टू फोर्स इन कॉपर, लेंथ इन कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कॉपर। देखो लेंथ के बारे में सेम टू सेम है, देखिए आप फिगर से भी आपको पता चलता है, तो लेंथ को काट देंगे, ठीक है। अब एरिया अलग होगा, क्यों अलग होगा, स्टील के बारे में हम देखें तो एरिया, अच्छा इसके स्टील, ये स्टील है ना, तो स्टील के बारे में देखेंगे तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए π/4 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे ठीक है। इसके एरिया को, कॉपर के एरिया को, एरिया ऑफ कॉपर निकालने के लिए क्या करेंगे, π/4, एक्सटर्नल डायमीटर 30 का स्क्वायर, इंटरनल डायमीटर 25 का स्क्वायर। ये आप दोनों निकाल के बताइए कितना होगा। एरिया ऑफ स्टील आपका होगा 490,875 mm स्क्वायर, ठीक है। जो एरिया ऑफ कॉपर वो होगा वो आपका 215.985 mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ कॉपर है, ये आपका एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। अब हम क्या करें, बस हमें यहाँ रख देना है, यहाँ से PS और PC का रिलेशन देखेंगे, उसको उसके बाद ये वाला उठा करके इसमें रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए PS की वैल्यू निकालना है, AS एरिया ऑफ स्टील हमारे पास है 490,875, ES की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिया है सवाल में ना, ES कितना है, इलास्टिसिटी मॉडुलस 2 × 10⁵, ठीक है। ES की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर, और EC की वैल्यू है 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर mm। अब हमें बस रख देना है, तो E की वैल्यू रखो, ES की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 10⁵ PC डिवाइड बाय AS एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील नहीं, एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर की बात करें तो एरिया ऑफ कॉपर क्या है 215 × 985, और इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कॉपर की बात करें तो कहाँ लिखा है हमने, यहाँ लिखा है, तो EC 1.2 × 10⁵, ठीक। इसको वहाँ लेके जाइए और इसको यहीं रहने दीजिए, PS को यहीं रहने दीजिए, और ये उठा करके वहाँ लेके जाएंगे तो कितना आएगा 3.78 PC हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। PS की वैल्यू PC के टर्म्स में कितना है 3.785, तो इसको लेकर के आओ यहां रख दो, पुट PS इन
इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 3.78 पीसी प्लस पीसी इक्वल टू पी, और ये आपका हो जाएगा 4.78 पीसी। और पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू आपकी 100 किलो न्यूटन है। पी की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किलो न्यूटन ही रहने देते हैं, क्या करेंगे 10 को, तो किलो न्यूटन में वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पीसी की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी, 20.89 किलो न्यूटन। ये पीसी आपका है और हमें चाहिए पीएस भी। तो पीएस के लिए क्या करें, पीएस के लिए क्या करें, यही रख दो, P बराबर 100, P की वैल्यू कितनी है 100, पीएस हमें निकालना है, पीएस प्लस पीसी की वैल्यू कितनी है 20.89 है। यहाँ से पीएस नहीं निकाल पाओगे, पीएस कितना होगी 79.11, ठीक है 79.11। अब हमें स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करें, फोर्स हमारे पास है, फोर्स हमारा क्या है, पीसी हमारे पास है, पीएस हमारे पास है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर निकालने के लिए पी स्टील डिवाइड बाय एरिया स्टील, सिग्मा एस के लिए क्या, सिग्मा सी यानी कॉपर स्ट्रेस के लिए क्या करें, पी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर कर दो भैया। तो पी एस की वैल्यू कितनी है 79.11 डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील क्या करें 49.875। पीसी की बात करें तो पीसी के लिए कितना है 20.89 डिवाइड बाय ये किलो न्यूटन है, तो आपको 10⁻³ कर सकती हैं, यहाँ आप 10⁻³ कर सकते हैं। तो यहाँ कितना एरिया ऑफ कॉपर की बात करें तो 2.215 इंटू 985। यहाँ से सिग्मा एस और सिग्मा सी दोनों कैलकुलेट करके आप बताइए कितना हो गया। सिग्मा एस की जो वैल्यू निकल के आती है वो 161.16 न्यूटन पर mm²। इसकी वैल्यू सिग्मा सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, सिग्मा सी की आपकी वैल्यू है 96.72 nmm², ठीक है। दोनों ही चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। एक तो सिग्मा एस की बात करें, सिग्मा एस यानी स्ट्रेस इन स्टील की बात करें 161.16 न्यूटन पर mm²। दूसरा सिग्मा सी यानी कि स्ट्रेस इन कॉपर की बात करें वो आपका है 96.72 न्यूटन पर mm², ठीक है। आज हमने 3 सवाल देखे हैं। अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पे रोकता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।